हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। स्वागत करते हैं आपका नॉलेज पार्क चैनल में। और आज नए टॉपिक के साथ बायोलॉजी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पॉलिटी वाले सेक्शंस को कंप्लीट कर रखा है। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री में भी कुछ वीडियो और आएंगे, लेकिन अगर आपने इन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले इन सारे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी 71st बीपीएससी में अब बहुत थोड़े दिन बचे हुए हैं। अब अंतिम प्रहार के तौर पे आप इन सारे वीडियो को देखिए। और ये घटना चक्र बीपीएससी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप बिना बिना कोई समय गंवाए आप इन सारे वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इससे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। और आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। और आजकल बस पढ़ाई ही कीजिए, बाकी और कुछ मत कीजिए। तो बायोलॉजी वाले सेक्शन से आज स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक्स डील्स विद। सो ऑप्शन ए मेंडल्स लॉज, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डीएनए स्ट्रक्चर, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सो जेनेटिक डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, सो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट हियर। तो ये एक बात आप याद रखेंगे कि जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको हर क्वेश्चन में दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन को अलग अलग पूछने का जो उनका तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करके और वो अगले ईयर में पूछ लेते हैं या फिर दूसरे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से पढ़िए कि ताकि आपको बार बार पढ़ने की दूसरे सोर्स पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं हो। और ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आपको दूसरे सोर्स से रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो और ऑप्शन ए के बारे में देखिए थोड़ा सा, मेंडल्स लॉज। तो मेंडल एक्चुअली फादर ऑफ जेनेटिक्स बोले जाते हैं। तो इनको इस तरीके से याद रखेंगे। और जो जेनेटिक्स वर्ड था, पहली बार अगर जेनेटिक्स वर्ड, इस वर्ड को अगर किसी ने डील किया था तो वो थे वॉल्टन्स डब्ल्यू वॉल्टन्स। और जो जीन वर्ड है, जीन, ये जॉनसन ने कॉइन किया था। तो फिर मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड पेरेंटोलॉजी, हेर्पेटोलॉजी, हेरिडिटी। तो यही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। हेर्पेटोलॉजी क्या होता है? हेर्पेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्नेक्स एंड फ्रॉग्स, या अगर ओपनली आप बोले तो स्नेक्स कहने का मेरा ये मतलब था कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियन की स्टडी को जब कंबाइन करके हम देखते हैं तो उसे हेर्पेटोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन थर्ड की तरफ मूव करते हैं। ओरिंथोलॉजी। ओरिंथोलॉजी इज नथिंग जस्ट स्टडी ऑफ बर्ड्स। सो स्टडी ऑफ बर्ड्स। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस कम्स अंडर हेरिपेटोलॉजी। ओके, और बोन की स्टडी को क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी। फिर पोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ। अच्छा, कई बार ये थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक हॉर्टिकल्चर आपने वर्ड सुना होगा, हॉर्टिकल्चर। एक्चुअली हॉर्टिकल्चर एक अम्ब्रेला टर्म है। ओके, अम्ब्रेला स्टडी ब्रांच है। इसके अंडर में स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स, ये तीन तरीके की स्टडी आती है। तो जैसे एक एक हो गया पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। एक हो गया ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। एक हो गया फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी कल्चर। ये है स्टडी ऑफ फ्लावर, ये है स्टडी ऑफ वेजिटेबल, ये है स्टडी ऑफ फ्रूट। इन तीनों को ज्वाइंटली बोल करके हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। लेकिन अगर ऑप्शंस में जैसे कहा जाए कि इस स्टडी ऑफ फ्रूट क्या बोलते हैं तो आप उसको हॉर्टिकल्चर नहीं बोलेंगे। अगर ये ऑप्शन पोमोलॉजी नहीं दिया हुआ है तब हम उसको हॉर्टिकल्चर बोल सकते हैं। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। कई बार लोग हॉर्टिकल्चर याद कर लेते हैं और वहाँ पे फ्रूट या फिर सब्जी की स्टडी को या फिर फ्लावर की स्टडी को वहाँ पे दे दिया जाएगा और हॉर्टिकल्चर मार के आते हैं। कई बार उनका सही होता है, कई बार नहीं सही होता। तो एक्चुअली यू कंफ्यूज विद दिस कॉन्सेप्ट कि तीन जो ब्रांच हैं हॉर्टिकल्चर के उनको भी आपको एक साथ में समझ लेना चाहिए। तो हियर ऑप्शन विल बी पोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ फ्रूट्स। सो और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और यहाँ पे लैटिन वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी इन्होंने किया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। थोड़ा सा हम अभी तेज पढ़ाना चाहेंगे। व्हाट इज ट्रू फॉर फाइलम इकोडर्मेटा? ऑप्शन ए, दे आर ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड हैव कोइलोमेटमिक cavity. They have a peculiar water-driven tube system. They are exclusively free living marine animals. More than one options are correct.
तो इसमें more than one options are correct. If you want to read explanation, then pause the video and you can read these explanation. Then you will get better understanding. Okay, but if you have little bit idea about that phylum, then you can skip that. So it totally depends on you. Evolution of life. So second part is evolution of life से क्वेश्चन देखेंगे. The region of large scale diversity among the organism is. तो लार्ज स्केल की जो डाइवर्सिटी है, एडॉप्टेशन होता है कि कोई भी एनिमल या फिर कोई भी या फिर प्लांट या फ्लोरा फौना कोई भी उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपने आप को एडॉप्ट कर ले. और कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करें, आप थोड़े से कुछ कीजिए, हम थोड़ा सा कीजिए, और इन्वायरमेंट से हम दोनों वहाँ पे सर्वाइव कर पाए. म्यूचुअलिज्म म्यूचुअलिज्म होता है कि एक म्यूचुअलिज्म एक्चुअली बहुत ही सही टर्म है, कोऑपरेशन टर्म नहीं होता. तो लार्ज स्केल सॉरी म्यूटेशन, ये म्यूटेशन है. म्यूटेशन क्या होता है, जैसे जेनेटिक लेवल पे वो कुछ वेरिएशंस होते हैं. जब एक जैसे आप कोरोना वायरस में सुना होगा कि म्यूटेट करके वायरस का थोड़ा सा नेचर चेंज हो जा रहा है, तो अब उसको टैकल करने के लिए पुरानी मेडिसिन काम नहीं आएगी. क्या अलग से मेडिसिन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर पुरानी मेडिसिन का उसके लिए अलग से रिसर्च होता है. तो हम जो वो सेल्स होते हैं वो अपने आप को म्यूटेट करते रहते हैं, और एक अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन होते होते, और एक कई जनरेशन के बाद आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डिजीज से आप ऑटो इम्यून हो जाते हैं. और उसको फिर बार बार आपको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं होती. तो ये म्यूटेशन से होता है. ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है डाइवर्सिटी के लिए, और इसके बिना डाइवर्सिटी हो भी नहीं सकती. तो म्यूटेशन विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ इमर्ज अप्रॉक्सीमेटली. तो पहले 4.7 बिलियन, आप जान लीजिए क्या है. ये है ईयर ऑफ अर्थ. ईयर ऑफ अर्थ, अर्थ को माना जाता है कितने समय में अर्थ जो है एग्जिस्टेंस में आया. और डेटिंग कार्बन से ये रेडियो डेटिंग कार्बन से ये पता लगा कि 2 बिलियन. देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 3 6 3 9. तो 9 अगर रहता है जीरो तो उसको बिलियन बोलते हैं, 6 रहता है तो मिलियन बोलते हैं, और 12 रहते हैं तो ट्रिलियन बोलते हैं. इसको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप रखें. तो ये जो है 2 बिलियन के आसपास जो है, अभी जो रिसेंट स्टडी से पता चला है उससे लोग मानते हैं. लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज जावा मैन, क्रो मैग्नॉन मैन, नीदरथल मैन, पेकिंग मैन. तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. क्रो मैग्नॉन मैन को माना जाता है जो नियरेस्ट है. द मेन फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट इज. तो म्यूटेशन, एक्वायर्ड, क्वालिटी. देखो ये डेवलपमेंट, और उसके पहले जो क्वेश्चन था वो था डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी के लिए मतलब डाइवर्सिटी, ये जो एक मान लीजिए अगर ये ए है, अगर ये म्यूटेट करेगा तो ये बी बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें हो सकता है ए की 70-80% प्रॉपर्टी हो, लेकिन इसकी कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी आ गई है जो ए में नहीं थी, तो इसको म्यूटेशन बोला जाता है. तो ये थोड़ा सा वेरी कर जाता है ए से, तो वो डाइवर्सिटी के लिए जो है होता है. लेकिन नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होगा राइट ऑप्शन डेवलपमेंट के लिए. नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि उस इन्वायरमेंट में या उस सर्कमस्टेंसेज में कौन बेस्ट है रहने के लिए, वही जो है डेवलप कर पाएगा. अगर आप वहाँ पे जो है डेवलप कर उस इन्वायरमेंट को सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो वो डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाएगा. तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर. तो दैट्स ऑल अबाउट डेवलपमेंट, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट एंड diversity, difference between two. Okay, so reason for development is fossil material, struggle to live, generation to generation adaptation, and inheritance. So option C is right option. तो वही नेचुरल सिलेक्शन ही है. जनरेशन टू जनरेशन एडॉप्टेशन अगर है तभी वो, जैसे डायनासोर हैं, डायनासोर एक समय के बाद वो एडॉप्ट नहीं कर पाए इन्वायरमेंट को, और उनका जो है, और एक अभी ह्यूमन इंटरफेरेंस भी हो गया है कि दैट कुड बी आल्सो ए रीजन टू वाइप आउट एनी एनिमल फ्रॉम द अर्थ. तो लेकिन नेचुरली अगर देखा जाए तो वही रीजन होता है. द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द लिविंग बीइंग लिव्स इज कॉल्ड. तो इसे हैबिटेट बोलते हैं, हैबिटेट. देखिए ये दोनों टर्म जो है, और ये दोनों टर्म जो, ये थोड़े से जो है आपस में सिमिलरिटीज रखते हैं.
तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए वहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ पे कितना पानी है, कितना वहाँ पे वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, ये सब सारी चीज़ों को मिला करके छोटे एरिया में तो वहाँ की इकोसिस्टम बोलते हैं। यही जब आप बड़े लेवल में, जैसे आप पूरे एक से ट्रॉपिकल रीजन की बात करें, तो ट्रॉपिकल रीजन जैसे बहुत बड़ा रीजन हो गया और इसमें जो बायोम होगा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन इसी को जब छोटे लेवल पे अगर आप देखेंगे तब उसको इकोसिस्टम बोलेंगे, और जब बहुत बड़े पैमाने पे देखेंगे तो उसको बायोम बोलते हैं। यही हैबिटेट के भी और नीचे नीचे के भी मसले होते हैं। हैबिटेट होता है छोटे लेवल पे कि कोई भी जानवर अपने छोटे से इन्वायरमेंट में या फिर 125 200 500 किलोमीटर के इर्द गिर्द जो रहता है वो एनिमल पाए जाते हैं, तो वो हैबिटेट होता है। लेकिन उसको जब बड़े पैमाने पे जो है इंक्लूड किया जाता है तो नीचे बोला जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर एंड आई एक्सप्लेन अदर ऑप्शंस एज वेल। सो आर्कियोपेट्रिक्स इज आर्कियोपेटेरिक्स इज, ये देखिए, ये है मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज, reptiles of Jurassic period, reptile of Triassic period, reptile of both Triassic and Jurassic period। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मोस्ट एंशियंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज। और इसको एक्चुअली रेप्टाइल क्यों ये एक्चुअली ऑप्शन में दिया गया है इसको, क्योंकि ये रेप्टिला और एप्स मतलब पक्षी और रेंगने वाले जो हैं उनके बीच का ये एक लिंक माना जाता है, इस वजह से ये क्वेश्चन भी बना हुआ है। और इसको जुरासिक एज में मतलब माना जाता है कि वो उस समय जो है ये पाया जाता था। तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन केम इन एग्जिस्टेंस। और एक चीज़, आप अगर आप गूगल पे जाएंगे तो इसको आप सर्च करके देख सकते हैं, तो एनिमेशन के द्वारा लोगों ने इसको एक अलग पक्षी का रूप भी दिया है, तो आप उसको वहाँ से देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। व्हाट इज एन animal that primarily eats meat called omnivore, कार्निवोर, हर्बीवोर? हर्बीवोर तो उसे बोलते हैं जो घास फूस खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन एक तरीके से कह सकते हैं। ओमनीवोर जो मीट और वेजिटेबल दोनों को खाता है। कॉर्निवोर उसे कहते हैं जो केवल मीट खाता है, जैसे लायन, वुल्फ, लेपर्ड, चीता, ये सब आते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड एनिमल? टोड, क्रोकोडाइल, फिश। तो वार्म ब्लडेड जो एनिमल है वो तो एव्स हैं, मतलब पक्षी वाला जो है, और ममल्स है। ओके, तो इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं होगा, तो ऑप्शन ई जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये देखिए, क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल्स में आ जाएगा, फिश जो है ये फिशेस में आ जाएगा, पाइसेस में आ जाएगा। और तो इस वजह से ऑप्शन ई जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी को डील करते हैं। इन लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर। फर्स्ट ऑप्शन एल्गा एंड ए फंगस एंड ए बैक्टीरियम, एल्गा एंड वायरस, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो ये जो है एल्गा एंड फंगस होता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चूज द वस्कुलर प्लांट फ्रॉम द फॉलोइंग: मॉस, लिवरवॉर्ट, वॉर्ट, फर्न। तो जो फर्न होता है उसमें वस्कुलर प्लांट्स जो है उसको बोला जाता है। स्पिरोगीरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलगी? तो ब्राउन एलगी, रेड एलगी, ग्रीन एलगी, वाइट एलगी। तो ग्रीन एलगी जो है इसको बोला जाता है, और ये 400 लगभग स्पीसीज है वर्ल्ड वाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलगी? ओके, सो डायटम, रिजोपस, फुनारिया एंड अमीबा। तो डायटम जो है वो ज़्यादातर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट्स में एग्जाम्पल बेस्ड जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम? सो एंथ्रोपोडा, मोलस्का एंड सेटोनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इसमें आर्थ्रोपोडा होगा। आर्थ्रोपोडा से लार्जेस्ट है, और इवन 2/3, ये मोर देन 2/3 जो है एनिमल्स जो है इसी फाइलम में पाए जाते हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट है। मोलस्क जो है सेकेंड लार्जेस्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में आर्थ्रोपोडा नहीं दिया रहेगा तो मोलस्क जो है ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज नो ब्लड बट रेस्पायर्स? सो कॉकरोच, फिश, अर्थवॉर्म, हाइड्रा। तो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइड्रा। फिश जो है अपने गिल्स के द्वारा जो है करती हैं, अर्थवॉर्म भी करता है रिस्पायर्स, और हाइड्रा कॉकरोच भी करता है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल्स इज फ्रॉग, अर्थवॉर्म, स्नेक, पिकॉक। इन सब में तो रेड ब्लड सेल आपने देखा होगा कहीं पे मरते जीते, बट अर्थवॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज वायरस, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्मा। तो वायरस तो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है, बैक्टीरिया भी है, बैक्टीरिया तो इतना छोटा नहीं है वायरस। माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को खाए उसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और माइकोप्लाज्म, ये माइकोप्लाज्म जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है और जो खुद से रिप्रोडक्शन वगैरह करता है। फंगी आर प्लांट्स दैट लैक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट। तो ये क्लोरोफिल होता है, और ये एक्चुअली आर प्लांट दैट लैक्स क्लोरोफिल, ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। और इसको अब प्लांट के कैटेगरी में जो है नहीं रखा जाता, पहले इसको रखा जाता था, तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। द इंट्रैक्शन बिटवीन एल्गी एंड फंगी टू फॉर्म लाइकेन इज कॉल्ड। तो पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसिलिज्म एंड कन्वर्जन। तो ये म्यूचुअलिज्म है। दोनों जब दोनों दोनों बेनिफिटेड हों, जैसे अगर दो एनिमल है और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, तो जो है इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, बिना एक दूसरे को हार्म पहुंचाए। ओके। आफ्टर ब्रिंगिंग आउट ऑफ वाटर, फिशेस डाई बिकॉज दे गेट excess quantity of oxygen, their body temperature increases, they cannot breathe, they cannot move in water. So option C is right option. Why this option is correct? Because जो फिशेस है वो अपने गिल्स से जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं, शोषण करती हैं, और जब वो उनके गिल्स में वाटर जाता है फिर वहाँ से वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेती हैं। लेकिन एटमॉस्फेयर से वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि गिल्स जो है उनके इस तरीके के डिजाइन नहीं है कि वहाँ से ऑक्सीजन को वो एक्सट्रैक्ट कर पाए। तो इसलिए वो, क्योंकि वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को केवल ले पाती हैं। हाउ डू द मेंबर्स ऑफ हनी बी हाइव रिकॉग्नाइज ईच अदर? बाई स्मेल, बाई आइज, बाई डांसिंग, बाई टचिंग। सो बाई स्मेल, एक तरीके की वो स्मेल छोड़ती हैं जिससे दूसरे जो बीज हैं बी हैं वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड एज फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन। आपने पढ़ा होगा, देखिए एग्जांपल बेस्ड है मम्बल्स। और गंगेज डॉल्फिन जो है उसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया गया है। अब डॉल्फिन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 5 अक्टूबर को, तो उसको भी आप याद रखेंगे। Frogs and toads are example of which of the following amphibians? So Apoda, Urodela and Anura. So Anura is a right option. So you can, Anura क्यों बोलते हैं इसको? एक्चुअली इसमें एक्चुअली एक तरीके का frogs and toads are example of amphibians of Anura class. The main feature of Anura class are they have 4 legs. Their hind legs are longer than the front legs, which helps them to jump. तो ये 4 लेग का जो समूह होता है जिसको पास पाए जाते हैं, और अगले वाले छोटे होते हैं, पिछले वाले बड़े होते हैं, तो वो अनूरा क्लास में आते हैं, जो फ्रॉग्स और टोड्स के लिए एकदम सुटेबल बैठता है। तो दैट्स वाई दे आर इन दैट क्लास। डज अ ब्रायोफाइट हैव अ स्पोर मदर सेल? तो ये हैप्लॉयड, डाइप्लॉयड, ट्राइप्लॉयड। तो ये डाइप्लॉयड जो है आपसे सही होगा। इसको आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। द पावर हाउस ऑफ सेल इज, तो पहला ऑप्शन है सेल वॉल, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम, फोर्थ ऑप्शन है न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। और सेल जो है ये न्यूक्लियस भी पाया जाता है, सेल वॉल भी होती है, लेकिन पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाता है। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं, एक डीएनए जो हेरिडिटी मटेरियल को जो है कैरी करता है, और आरएनए जो है प्रोटीन्स को कैरी करता है। तो दिस 2 थिंग्स यू नीड टू नो हियर ओनली। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? देन स्ट्रक्चरल जो सबसे छोटा इकाई कौन सा है? टिश्यू तो
छोटा नहीं है, ऑर्गन भी नहीं है, ऑर्गन तो बड़ा बहुत बड़ा होगा, ऑर्गेनिज्म जो है ये उसकी बात ही नहीं करता। तो सेल इज बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग। Which of the following does not have any enzyme in its cells? So lichen, virus, bacteria और algae। तो enzymes तो इन सब में भी होता है, बैक्टीरिया वायरस इन सब में भी होता है, तो ऑप्शन ई विल बी राइट ऑप्शन। द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ द सेल इज। तो द सब्सटेंस फाउंड इन मोर देन 80% ऑफ द सेल, तो सेल में 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो वाटर होता है। इवन 75% जो है आपकी बॉडी में भी वाटर ही होता है। तो इस वजह से ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बोथ इन द सेल्स ऑफ ए मैंगो प्लांट एंड मंकी? तो क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है एक में पाया जाएगा, क्योंकि एक प्लांट है और एक एनिमल है, तो यही एक्चुअली सेपरेट भी करता है। तो सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फाउंड इन सेल्स प्लांट एंड एनिमल एंड सेपरेट द इंटीरियम ऑफ द सेल ऑफ अदर आउटसाइड। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों में पाया जाता है, तो आप ये याद रखेंगे। Which of the following statements about permanent tissue is correct? तो they are capable of rapid cell division. They are found only in young plants. They lose the ability to divide. So option C will be right option. तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्स डिफर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? तो ये है, डिफर करते हैं सेल वॉल, और किसमें? दोनों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिडिटी। हेरिडिटी मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इन्होंने पी जो है लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वो भी कई बार पूछा जाता है। व्हाट डज द वर्ड हेरिडिटी मेनली रिफर्स टू? तो हेरिडिटी, एनाटॉमी, मियोसिस और जेनेटिक्स, ये जो है जेनेटिक्स के लिए पहला वाला ही जो क्वेश्चन था जब हम सेशन को स्टार्ट कर रहे थे, वहीं पे ये क्वेश्चन मिला हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग इज कैरेक्टर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच मेक्स देम क्वालिफाइड टू सेल्फ रिप्लिकेशन? सो प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, प्रेजेंस ऑफ डीएनए ओनली, एब्सेंस ऑफ आरएनए। तो ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो है पहला ऑप्शन सही होगा, दोनों के प्रेजेंस के लिए, डीएनए और आरएनए के लिए। हु डिस्कवर्ड डीएनए? तो जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस, ग्रेगर मेंडल, जॉनसन, हरगोविंद खुराना। ये इंडिया के थे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1968 में, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट इसको आप देख लेंगे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। जॉनसन ने जीन वर्ड का यूज किया हुआ था, उनको बोला जाता है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स बोले जाते हैं। और जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस, ये डबल हेलिक्स, डीएनए का जो डबल हेलिक्स है उसको इन्होंने डिस्कवर किया था, न कि डीएनए को। डीएनए को डिस्कवर करने वाले दूसरे लोग थे, जिनको फ्रेडरिक मिस्चर बोला जाता है। तो ये ऑप्शन जो है ई जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि डीएनए से थोड़ा सा इन्होंने डीएनए के बारे में कुछ किया है, तो कई बार कंफ्यूज, लेकिन जो डिस्कवरर थे तो वो फ्रेडरिक मिस्चर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सेल्स? सो ऑप्शन डी। तो हेरिडिटी कैरेक्टर कौन होल्ड करता है? डीएनए, और आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन को कैरी करने वाला ऐसा होता है। तो इस वजह से आप डीएनए ऑप्शन राइट होगा। और ऊपर मैंने एक्सप्लेन भी किया था, बताया भी था कि क्या क्या होते हैं। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड, अगेन जेनेटिक्स। देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। हु सिंथेसाइज द डीएनए इन विट्रो? तो पहली बार अगर ये तो बहुत स्टैटिक क्वेश्चन हो गया, और 1959 में ही इन्होंने इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो आर्थर कर्नबर्ग जो है इनको मिला हुआ। रॉबर्ट हुक, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये इनका आप संबंध बताइए किससे है? द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, देखिए ऊपर हमने बताया अभी, ये था जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो ये जो है राइट ऑप्शन हो जाएंगे। और यहाँ पे
ग्रेगर मेंडल, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स बोले जाते हैं, इसको भी याद रखेंगे। बायो फर्टिलाइजर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज बायो फर्टिलाइजर। व्हाट इज इंसेक्ट फार्मिंग? सो इंसेक्ट फार्मिंग टर्म विल ऐड एनीथिंग, उसका मतलब होगा उसको ग्रो करना या फिर उसकी कल्टीवेशन करना, ऐसा कुछ होगा। तो साइंस ऑफ ग्रोइंग इंसेक्ट, साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल, ये अगर इन स्टडी करनी होती लॉजी वॉजी कुछ आता। साइंस ऑफ स्टडिंग फिश, साइंस ऑफ किलिंग इंसेक्ट्स, तो साइंस ऑफ ग्रोइंग इंसेक्ट्स, तो ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चरल सिस्टम इन विच केमिकल्स, ऑप्शन ऑप्शन ए, कई बार हम ऑप्शन के ए बी सी नहीं बोलते तो आप उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। केमिकल्स आर यूज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एज फर्टिलाइजर्स, herbicides and pesticides. Organic fertilizers, recycled farm wastes and bioagents are used in minimum quantities. Organic fertilizer, recycled farm wastes and bioagents are used in maximum quantities. Okay. Growing two or more crop together in same field. तो ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, रिसाइकल फ्रॉम वेस्ट एंड वन, मिनिमम यूज नहीं किया जाता, मैक्सिमम यूज किया जाता, केमिकल तो यूज ही नहीं किया जाता। तो जितना कम से कम केमिकल यूज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काऊ और इन सब के डंक और इन सब के मतलब नेचुरल जो है उन्हीं को गला सड़ा करके जो हम बनाते हैं फर्टिलाइजर, जो बहुत पहले हुआ करता था, उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब 1950 के पहले देखेंगे तो हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही कर रहे थे। हाँ, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि प्रोडक्शन आपका घट जाता है, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी साइंटिस्ट और बहुत सारे लोगों ने ये पाया है कि अगर हम थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से करें तो कुछ चीज़ों में वो फर्टिलाइज़र, अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र स्पेशली नहीं भी दें तब पर भी हमारी फर्टिलिटी उतनी बनी रहती है और हमको उतना ही प्रोडक्शन मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? माइकोरीजल फंगी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैसिलस थिरिंगिसिस, ये तो बीटी कॉटन से, बीटी कॉटन अगर आपने पढ़ा होगा या फिर बीटी कॉटन जैसी चीज़ें यहाँ से इससे बनाई गई हैं, तो ऑप्शन ए एंड बी जो है राइट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। विच फर्टिलाइजर will you use for wheat cultivation? तो obviously I will use nitrogen because in North India we produce largely wheat, और यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की जो है कमी होती है, पोटास आयरन कॉपर ये सब रिच हैं हमारे जो अर्थ है। एडवांसमेंट अकर्स थ्रू द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन टर्म्स ऑफ, तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इकोनॉमी ऑफ द हाउस, ऑफ द रोड, तो इकोनॉमी के टर्म पे बात की जाती है। ह्यूमन एनाटॉमी and physiology. So now this is very important actually topic, skeleton and muscle system. So there are lot of question you will see multiple times comes in exams. The parts of skeleton that are not hard as bones and which can be bent are called as vertebrae, carpals, cartilage। तो ये cartilage है, इसको bent और ये flexibility होती है इसमें actually। Which of the following statements is incorrect about muscles in human body? Muscles can only push the bone, ये इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। Muscles work in pairs, muscles become shorter, stiffer and thicker when contracted, more than one of the above। तो ओनली पुश, तो ये तो बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है, पुश नहीं पुल करने के लिए यूज किया जाता है, तो ऑप्शन जो है ए जो है करेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट है तो वही करेक्ट हो जाएगा। Muscle contains contractile proteins, actin and myosin, actin and tropomyosin, myosin, troponin। तो ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। तो मसल जो कंट्रैक्टाइल करता है तो वो है। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इपिथेलियल सेल्स फाउंड? तो इपिथेलियल सेल्स जो है कई जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे नोज में भी पाया जाता है ये, और पेंकियाज में भी पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। तो ऑप्शन विल बी ई विल बी राइट। ग्लाइकोजेन स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इन फॉर्म ऑफ, तो मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, तो ये पॉलीसेक्राइड के रूप में जो है स्टोर होता है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द हैंड्स एंड फीट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन कंपेयर टू द
टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट। तो जो टोटल बोन्स होती हैं वो होती हैं 206, और एक हाथ में होता है 30-32 हड्डियाँ होती हैं, तो दोनों हाथ में मिला करके कितनी हो गई 60, और इतना ही पैर में कर लीजिए तो 126 हड्डियाँ जो है पैर और हाथ में मिला करके हुई, तो 50% से करीब ज़्यादा हो गए, तो 126। फिर द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड, तो इसको हमने ऊपर ही देखा था, ओस्टियोलॉजी बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी। सेरोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ सेरम, ओरोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ माउंटेन, एंड जियोलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि इससे स्पेशली आपको ओरोलॉजी याद करने में हो सकता है दिक्कत हो। जियोलॉजी तो बहुत ही ऑब्वियस है, सेरोलॉजी भी पता लग रहा है कि स्टडी ऑफ सेरम, बस ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कार्ड, तो ये तो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। 31 एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हैं, अगर जिसका आपको लगता है कि आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है या आपको समझ में नहीं आया। और ऐसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, लेकिन फिर भी कई बार कुछ लोगों को नहीं आता, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। द नंबर ऑफ टीथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, सो देयर आर 32 टोटल होते हैं एक एडल्ट में, 32 दांत होते हैं, जिसमें से 20 ऐसे होते हैं जो 2 बार जो है जन्म लेते हैं, 2 बार उगते हैं, और 12 ऐसे होते हैं जो डेवलप नहीं होते, ये मोनो फाइटो होते हैं, तो एक ही बार वो मोनोफायोडेंट होते हैं। तो और ये 4 तरीके के टीथ होते हैं, सीजर्स, कैनीस, प्रेमोलर्स एंड मोलर्स। तो 4 तरीके के दांत आप देख लिए, और 20 जो है 2 बार जो है आएंगे। द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल इज, तो 28, अगर इस फाइनल वाले चीज़ को छोड़ दिया जाए तो 28 होगा यहाँ पे, नहीं तो 29 आप कह सकते हैं। लेग बोन इज ह्यूमन बॉडी, लेग बोन इन ह्यूमन बॉडी इज हॉलो, इज पोरस, इज राइवेंट, इज सॉलिड। तो सॉलिड होता है लेग बोन, और सबसे बड़ा जो बोन होता है फीमर, वो लेग में ही होता है। एट द एज ऑफ 20 ईयर्स द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली, तो 206 होते हैं, 206, और एडल्ट हो गया 18 प्लस है, तो 18 तक लगभग लगभग जितनी बोन्स वगैरह होनी होती है तो वो हो जाता है, तो इसमें से ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अच्छा तो पहले तो 300 प्लस बोन्स होती हैं, 306 करीब के आसपास या 305, तो वो बोन्स जाती कहाँ हैं एक्चुअली। होता क्या है, जब हमारी एज बढ़ती है तो ऐसे दो जो बोन्स होती हैं ना, ये फ्यूज होकर के ये एक बोन हो जाती है, तो इस वजह से नंबर ऑफ बोन्स कम हो जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन, तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ऑरिकुलर मसल ऑफ पिना, फ्रंट फ्लैटेंड टीथ, और वर्मीफॉर्म, नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन, तो ये फ्रंट फ्लैटेड टीथ जो है ऑप्शन राइट हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स अ मसल टू बोन, तो ये हो गया टेंडन। तो मसल और बोन से जो मसल और बोन को कनेक्ट वाले जो कनेक्टिंग टिश्यू हैं तो उसको बोलते हैं टेंडन, और लिगामेंट बोलते हैं टू बोन्स के बीच, दो बोन्स को जोड़ने के लिए लिगामेंट की जरूरत होती है। द टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड एट शोल्डर इज ऑल्सो फाउंड एट एल्बो, हिप, एंकल, नी। तो अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से हमारा शोल्डर पे हमारा सर रखा हुआ है, उसी तरीके से हिप पे हमारा जो है ऊपर वाला जो धड़ा है वो रखा हुआ है, तो यहाँ पे नी और इन सब में तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स मोस्ट एक्टिवली फंक्शंस टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, सो स्किन, हार्ट, लंग्स, स्टमक। तो स्किन, और ये सबसे बड़ा जो है अंग भी है स्किन, तो स्किन होगा। स्टेपिडियस इज अ बोन, मसल, नर्व, तो ये मसल है। स्टेपिडियस इज ए, ये मसल है, और ये स्मॉलर मसल है, और ये कान के आसपास पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले जो वीडियो होंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से आगे शुरू करेंगे, और कोशिश करेंगे तो कि इसको और तेज़ी से
लगभग इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि आगे इसमें आपने देख लिया बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी पार्ट थे, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली।